don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। और आप लोग इस समय एक बहुत आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है और उस इम्पॉर्टेंट टाइम के अंदर देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपके पास में आ रहा है ना। अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं है, एग्ज़ाम आपके सिर पे है बिल्कुल। आपको उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्या करना है, अभी आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे कराना है, आपको अपनी प्रिपरेशंस को आगे कंटिन्यू करना है, बढ़ते चले जाना है, ठीक है। तो आप लोग अपनी पूरी प्रिपरेशन को, जो प्रिपरेशन आप करते चले जा रहे हैं, उस प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक वे में डाल लीजिए। और सिस्टमेटिक वे में डालने का मतलब कि आप अपने रिवीजन पे ध्यान दें, आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें। आप जितना पढ़ चुके हैं, जितना आपको आता है, वो तो आपको कम से कम कंफर्म हो, बहुत अच्छे से कंफर्म हो, ठीक है। जिससे कि जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें, है ना। तो दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर यू पीपल कि क्वेश्चंस आपके जितने अटेम्प्ट हो वो एक्यूरेसी में हो, है ना। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपने आज तक जो भी पढ़ा, हमने भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और उस डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ में एक सेशन जो वॉकैब से जुड़ा हुआ है, उस वॉकैब के सेशन को आप लोगों के लिए एक रिवीजन के लिए, जिससे कि आप रिवाइज कर पाएँ चीज़ों को, और जिन बच्चों का नहीं हुआ, या कोई बच्चे बाहर हैं, कोई बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से अलग भी देख रहे हैं, सब चीज़ें, ठीक है। तो बच्चे उनको तैयार कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ, ठीक है ना। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक वॉकैब का सेशन मैंने आप लोगों के साथ में रखा है। और इस सेशन के अंदर मैं जो स्टार्टिंग करूँगा आप लोगों के साथ में, उस सेगमेंट से करूँगा जिसको हम कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम रिव्यू करते जाएंगे, कौन से इडियम्स कैसे याद करने हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ, जैसे मैंने अभी टर्म ली याद करना, ठीक है, हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना है। बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुझसे भी मिलते हैं बच्चे, कहते हैं सर कैसे याद करें, याद करना बड़ी समस्या है, हमें उनको रटना पड़ता है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कि वॉकैब ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम के पार्ट को अभी हम सेपरेट कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं केवल इडियम्स एंड फ्रेजेस के। इडियम्स एंड फ्रेजेस को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बच्चे उसको रटिए मत, आप उसको समझ लीजिए, आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको याद रखना बड़ा इजी हो जाएगा। आपको जो वर्ड्स दिए गए इडियम में, जो भी वर्ड दिए जाते हैं, उन इडियम्स से भी आप लॉजिक लगा के आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% आता है, नहीं 100% नहीं आता, बट हाँ मैक्सिमम टाइम आप वहाँ से आंसर कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीका हो सकता है रटना। मैं इसका सॉल्यूशन ही नहीं मानता, मैं तो ये मानता हूँ कि आप इडियम्स को लेंगे जब भी, आप उसको समझ लीजिए बस कि ये आता कहाँ पे है और ये सेंस कैसा जनरेट कर रहा है। जैसे ही आपने इस चीज़ को समझा, इडियम्स में आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, आप इजीली इडियम्स को तैयार करते चले जाएंगे, ठीक है ना। और जबकि जैसा कि हम जानते भी हैं कि इडियम्स का सेगमेंट वोकैबुलरी में, है ना, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस इडियम्स से आपके दे रहा है ना। और अगर 10 क्वेश्चंस भी आते हैं तो 10 का मतलब 40 मार्क्स आपके सामने, और ये 40 मार्क्स एक अच्छा खासा एक वेटेज भी रखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान, आइए डिस्कस करते हैं उन इडियम्स को कैसे तैयार करें और कैसे उनको अपने दिमाग में रखा जा सके, जिससे कि आने वाले क्वेश्चन पेपर में अगर इडियम्स के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ, इजीली उनके आंसर्स दे पाएँ और अपने मार्क्स गेन कर पाएँ, एक्यूरेसी में आप आंसर्स कर पाएँ बेसिकली, राइट। देखिए, सबसे पहली बात इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना। हमने सुना भी है इडियम्स एंड फ्रेजेस किसको, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, है ना। मुहावरे क्या होता है, मुहावरे क्या होते हैं, इडियम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को कैसा बनाते हैं, एक ब्यूटी प्रदान करते हैं, है ना, एक सुंदरता देते हैं, एक बोलने के तरीके को सुंदरता देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसी चीज़ को समझते हुए, है ना, कैसे उन इडियम्स, भाई सुंदरता की जो चीज़ है, जो भी लैंग्वेज को सुधारने की कोशिश कर रही है, हो सकता है उससे क्वेश्चंस तो अब पूछे ही जाते रहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कैसे इनको याद करें, कैसे इनको तैयार करें, है ना। अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, तो बाकी आप लोग बताइएगा। देखिए, नेक्स्ट स्टार्टिंग करते हैं इडियम्स के साथ। देखिए, इडियम्स बड़े आसान है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है। जैसे शुरुआत करें, कह रहे हैं
अ हार्ड नट टू क्रैक। फर्स्ट इडियम क्या दिया गया बेटा? अ हार्ड नट टू क्रैक, है ना, बहुत आसान सा इडियम है, अ हार्ड नट टू क्रैक। मैक्सिमम ऑफ यू इसका मीनिंग जानते होंगे, बड़ा आसान सा इडियम है, लेकिन क्या करें, एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता रहता है, हो सकता है जाए आपके सामने। देखिए कैसे समझा इस इडियम को, क्या कह रहा है? अ हार्ड नट टू क्रैक, रटेंगे बैठ के, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसी कुछ चीजें, बड़ा कठिन काम है ना, डिफिकल्टी के लिए आता है बेसिकली, रटा हमने। मैं कह रहा हूं रटो मत, यहां देखो जरा, क्या बोला? हार्ड। हार्ड का मीनिंग तो जानते हो क्या? हार्ड मीन्स डिफिकल्ट, नट सुपारी, है ना, टू क्रैक तोड़ने के लिए जो सुपारी दी गई है वो कैसी है? थोड़ी सी हार्ड है, मुश्किल है। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल है, आपने देखा हो, आपने कभी अखरोट यूज किया? अखरोट, है ना, अखरोट खाया होगा। अखरोट कोई कोई तो ऐसा होता है कि उसको बड़ा इजीली हम लोग तोड़ लेते हैं, लेकिन कोई कोई अखरोट ऐसा होता है कि उसको हम बहुत प्रेशर लगाते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है। फिर हम कहते हैं यार ये अखरोट तो बड़ा, इस अखरोट को तोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, महाभारत है बिल्कुल, है ना, एक जनरल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है। दूसरा, एक तरफ हम कहते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है। क्या मुश्किल काम है बेटा? जो कठोर एक अखरोट है, जो एक सुपारी है जो कठोर है, उसको तोड़ना मुश्किल काम है। यानी इससे एक सेंस निकल के आया कि कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट सिचुएशन को डिफाइन करता है। तो ऑप्शन में जहां भी डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट टास्क कुछ दिखाई दे गया, हम उसको हिट कर लेंगे। आई बात समझ में? यस और नो? आंसर को अटेम्प्ट करने का तरीका दिस वन, ठीक है। हमें ऐसा नहीं है कि याद ही करना है, नहीं, क्या याद करने की जरूरत पड़ी? खुद सोचो। अब अगर मैं ये लिख के दे दूं तो तुम आंसर कर दोगे एकदम से, आंसर सेकंड से पहले आंसर। अरे सर ये तो ऐसे ऐसे हुआ था, आंसर क्या आ रहा था? कुछ डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लगाओ आंसर। जहां भी डिफिकल्ट दिखाई दिया, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है या डिफिकल्ट सिचुएशन है, मैंने उसको तुरंत से क्या कर लिया? हिट कर दिया। सही है ना? इसी तरीके से इनको तैयार करना है। देखिए जरा अगला भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है? अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ थॉर्न इन द फ्लैश। थॉर्न इन द फ्लैश कहां आता है भाई? कि अगर थॉर्न की बात करूं, थॉर्न किसको कहते हैं बेटा? कांटे को। फ्लैश किसको कहता है? मांस को। मांस में क्या होता है? कांटा होता है। मांस में क्या है बेटा? कांटा है, ठीक है। किसके मांस में कांटा बेटा? कांटा किसके मांस में होता है हम जानते हैं, किसके में होता है? फिश, मछली, है ना। क्या कोई मछली ऐसी है जिसके मांस में कांटा नहीं होता? सबके में होता है ना यार, सभी के में कांटा होता है। जब सभी के में कांटा है तो यानी जो 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 वो कांटा है, जो थॉर्न है, वो कैसा है? वो कंटिन्यू है, कांस्टेंट है, वो तो हट ही नहीं रहा ना, वो तो एज इट इज एप्लीकेबल है, एज इट इज लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं कांस्टेंट की बात करेगा, कंटिन्यूटी की बात करेगा। ऑप्शन देखा, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोनेंस, यानी कांस्टेंट सोर्स की बात कर रहा है, कंटिन्यूटी के अंदर आने वाले किसी सोर्स, किसी स्रोत की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जहां भी कोई कंटिन्यू है, कोई चीजें लगातार हमारे सामने सोर्सेज आ रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? अ थॉर्न इन द फ्लैश, ठीक है ना। कांस्टेंट से इसको जोड़ लीजिए। नेक्स्ट फिर देखते हैं एन एसिड टेस्ट, ये लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है एन एसिड टेस्ट, ठीक है, दिखाई देता रहता है। एसिड टेस्ट किसको टेस्ट कर रहे हैं बेटा? एसिड को, है ना। आसानी से हो जाता है क्या? बताओ। अभी मैं आपके सामने कोई एसिड रख दूं, है ना, आसानी से कर लेंगे? कुछ ना कुछ चीजें उसके अंदर डालनी पड़ेंगी, बोले एसिड है कौन सा, क्या है, कैसे, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यही तो टेस्ट है, ठीक है। कैसा टेस्ट होगा? इजी है, थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा इसके ऊपर चीजें आना, थोड़ा सा मुश्किलात भी लेके चलेगा, थोड़ा सा हो सकता है उसके ऊपर कुछ और लोग नई रिसर्च भी करें तो उस पर क्रिटिक्स भी हो सकते हैं। तो हम सीधा सा कह देंगे कि बोला ऐसा टेस्ट जो थोड़ा सा क्रिटिकल हो उसके लिए यूज कर लेते हैं। क्या बेटा? जल्दी बोलो। एन एसिड टेस्ट। आंसर क्या निकल के आया? अ क्रिटिकल टेस्ट, है ना। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझना है, समझते जाइए और इन इडियम्स को अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लीजिए, कंटिन्यू करिए और चीज़ों को समझते चले जाइए, अपने मार्क्स की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए। आगे देखते हैं, एक और बड़ा आसान सा वर्ड दिया गया है। क्या कह रहा है? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, ऑल मीन्स सब, सब में सब, है ना। क्या मजे की बात है, सब में सब। अभी आप पढ़ रहे हैं ना एनडीए, है ना, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं,
किसकी तैयारी कर रहे हैं बेटा? एनडीए। एनडीए की तैयारी करने के लिए सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होगे, है ना भाई? मेरे लिए ऑल क्या है? ये है मेरे लिए तो सब कुछ। क्या है? आप तैयारी कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपके लिए सभी कुछ क्या है? आपकी अर्निंग्स हैं, आप जो आगे अपनी एक इंपॉर्टेंस बनाएंगे वही आपके लिए सब कुछ है। लेकिन उस इंपॉर्टेंस को बनाने के लिए आपको जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, वो सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं, यस और नो? और उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मतलब क्या हुआ बेटा? कि अगर मुझे ये चीज चाहिए, ये कुछ चाहिए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है। अगर मेरे को एनडीए चाहिए तो एनडीए क्लियर करने के लिए मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और ये सारे सब्जेक्ट मेरे लिए एनडीए क्लियर करने के लिए कैसे होंगे बेटा? इंपॉर्टेंट होंगे। कैसे होंगे? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होंगे। और कैसे, कितने महत्वपूर्ण होंगे? लेस या मोस्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आंसर निकल आया। ऑल इन ऑल व्हाट? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, आप कहते हो ना मेरे लिए तो यही सब कुछ है। कौन है सब कुछ बच्चे? जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है? मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ हैं, है ना? एंड सो ऑन। क्यों कहते हो? क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑल इन ऑल क्या डिफाइन करेगा बच्चे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्लियर? बात समझ में आई नहीं आई? देखो यहां से एक चीज तो आपकी समझ में आई होगी। देखो बहुत सीधी सी बात है। क्या समझ में आया होगा? समझ में ये जरूर आया होगा कि अगर ईडियम्स को रटने के बजाय, ईडियम्स के ऊपर एक बिल्कुल उसको मतलब एक तरीके से रटने के ही बजाय उसको बिल्कुल दिमाग में अगर हम बैठा लें, समझ लें, तो आंसर करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा और एक्यूरेसी में आंसर हम लोग कर पाएंगे, राइट? तो समझते चले जाइएगा, ठीक है? और जितना समझते जाएंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होता चला जाएगा। देखिए फिर अगला आइडियम देखते हैं, एक और बड़ा आसान सा। क्या बोला बेटा? एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर, है ना? बड़ा आसान ईडियम है। इससे आसान ईडियम मैं तो नहीं मानता कोई होगा। आग में घी डालना, है ना? आग में ईंधन डाल रहे हो भैया। अब जब आग में ईंधन डालोगे, आग में अगर तुम घी डाल रहे हो, खुद सोचो, तो वो घी क्या करेगा? उस आग को थोड़ा धीमा करेगा, डिम करेगा, या उसको बढ़ा देगा? बढ़ाएगा ना यार। अगर आग में घी डाल रहे हो, आग में कोई आप फ्यूल डाल रहे हो, कुछ भी, व्हाटएवर, है ना? फ्यूल तो कुछ भी हो सकता है। पेट्रोल डाल लो, डीजल डाल लो, कुछ भी फ्यूल जो भी है, गैस भी दिखा दिया तो भी क्या होगा? फ्लेमेबल होती हैं। यानी कहने का मतलब वो बड़ी ज्वलनशील होती हैं। और जब ज्वलनशील है तो मतलब वो आग को घटा नहीं रही हैं, क्या कर रही बेटा? बढ़ा रही हैं। यानी यहां पर आग का मतलब क्या है? यहां पर आग का मतलब है क्या कि कोई प्रॉब्लम है मेरे सामने, वो मेरे लिए फायर की तरह काम, मेरे लिए वो फायर है, मेरे लिए वो आग है, और उसके अंदर क्या डाल दिया जाए? घी डाल दिया जाए, तो वो जो मुद्दा है, वो जो परेशानी है, वो परेशानी घटेगी नहीं, क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। यानी अगर मैटर को, मुद्दे को बिल्कुल वर्स बनाना ना, वहां यूज करो ईडियम क्या? एड फ्यूल टू द फायर। बात समझ में आई? क्या कि हमें मैटर को वर्स करना है, मेक मैटर वर्स, है ना? क्या किसी भी मैटर को, किसी भी मुद्दे को कैसा बना दीजिए? वर्स, है ना? बद से बदतर कर देना। बुरा तो है भाई, अगर फायर है तो भाई कोई गर्म मुद्दा है तो वो बुरा तो है। कोई चीज मेरे सामने, मेरे लिए प्रॉब्लम आ रही है, बुरी है मेरे लिए। प्रॉब्लम्स हमेशा हमारे लिए कैसी होती हैं? अच्छी तो नहीं होती प्रॉब्लम्स को हम हमेशा क्या कहते हैं? प्रॉब्लम्स को हम क्या, यार बहुत परेशानियां हैं हमारी लाइफ में। यानी अब वो मेरे लिए क्या लगी हुई? एक तरीके से आग की तरह बनी हुई है, एक फायर की तरह बनी हुई है, और उन परेशानियों में कोई क्या डाल दे? घी डाल दे। मैटर कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कहना चाहिए परेशानियों से भरा हो जाएगा। यानी बैड तो था ही, अब क्या हो गया? वर्स हो गया, और हो सकता है वर्स्ट सिचुएशन में चला जाए, ठीक है ना? तो यानी जो मुद्दा है, जो मैटर है, उसको क्या कर देना? बद से बदतर बना देना, उसको एक बदतर स्टेज में लेके चले जाना। उसके लिए यूज करते हैं हम क्या बेटा? एड फ्यूल टू फायर। सिंपल, याद रहेगा? अरे याद रहेगा बेटा, है ना? कमेंट करके बताइएगा जरूर। नेक्स्ट, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड
समझो क्या बोला, एक्स। एक्स कौन सा एक्स है, कुल्हाड़ी वाला है ना। एक कुल्हाड़ी क्या करने के लिए, ग्राइंड। ग्राइंड सुना है, ग्राइंड किसके लिए आता है, याद रखने के लिए, ग्राइंड। ग्राइंडर टर्म सुना है, ग्राइंडर, जूसर मिक्सर ग्राइंडर है ना। ग्राइंडर क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। तो वही है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए, तोड़ने के लिए क्या है मेरे पास, कुल्हाड़ी है, सही है। अब मैं किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगा क्यों, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं भाई, मेरे को अगर सपोज करो, मेरे को अगर एप्पल लेना है सपोज करिए, ठीक है, मैं उस एप्पल को लेके बैठा हूं और उसको सोच रहा हूं इतने बड़े को खाऊं कैसे, उसको कैसे करना पड़ेगा, मेरे को कट करूंगा। कुछ लोग होंगे जो सीधा ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जो हम तो बगैर काटे खाएंगे नहीं। मैं क्या करूंगा, उसको काटूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करूंगा, क्यों, क्योंकि वो मुझे खाना है। कैसा टास्क है, किसके लिए किया गया टास्क है, अपने लिए ना, है ना। जब टास्क अपने लिए किया गया है और उसको टास्क को करने के लिए जो टूल है वो भी मेरा है, तो सिचुएशन कैसी हुई, सेल्फिश सिचुएशन हुई ना, स्वार्थी, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करता है, ठीक है ना। सेल्फिश सिचुएशन एक क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जहां कहीं भी एक्स टू ग्राइंड आएगा वो सेल्फिशनेस को कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, स्वार्थ को कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। ऑप्शन में जहां भी मिले हिट कर देना, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया काम, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस, है ना। कुछ किया जाए किसके लिए, सेल्फिश रीजंस, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी जो सेल्फिश रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, है ना, उसके लिए यूज करते हैं क्या बेटा, एनेक्स टू ग्राइंड। समझ में आया, नहीं आया, जल्दी बताइए फटाफट, है ना। नेक्स्ट देखो, एन ओल्ड हेड ऑन योर यंग शोल्डर्स, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, देखो कितना मजेदार है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है एन ओल्ड हेड, हेड कैसा है बेटा, ओल्ड, हेड कैसा है, ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, है ना। पुराना सर है कहां पर, ऑन यंग शोल्डर्स, है ना। जो कंधे हैं वो यंग हैं, लेकिन उन पे जो सिर रखा हुआ है वो कैसा है, पुराना है। सोचो क्या हो सकता है, कंधे नए हैं, सिर पुराना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या जो हेड है, सिर है हमारा, इस सिर के अंदर क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता सारी कहाँ है, यहाँ पे है ना, माइंड में, ब्रेन में, ठीक है। यानी हेड का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ब्रेन की बात कर रहा है, माइंड की बात कर रहा है। और शोल्डर्स कैसे हैं, यंग हैं, एक कहना का मतलब कि क्या, कि थोड़ा नवयुवक है ना, एक यूथ है, यूथ है, लेकिन उसके सोचने का जो तरीका है, जो उसका माइंड है वो ऐसा है जो बड़े लोगों की तरह होता है, मैच्योर लोगों की तरह होता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं सेंस किस चीज का निकल के आ रहा है कि जो भी कोई बच्चा है, जो भी कोई यूथ है, उस यूथ के सोचने समझने की जो क्षमता है, जो कैलिबर है, वो किसकी तरह है, जो लोग कैसे होते हैं बेटा, एल्डर, ओल्डर और एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, ठीक है। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, दिखने में बड़े छोटे लगते हैं, है ना, हमें दिखाई देता रहता है कि बोले ये व्यक्ति तो बड़ा हमसे एज में छोटा है, लेकिन जब उससे बातें करते हैं तो पता चलता है बहुत, ये तो बड़ा ज्ञानी पुरुष है ना, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। दैट इज उसी के लिए यूज किया गया क्या बेटा, बोलो जल्दी फटाफट, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। याद रहेगा, भूल जाओगे, याद रहेगा ना, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहां यूज होता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यूज होता है बेटा कहां, जो भाई एक सेब है, किसका, थोड़ा मुद्दे का, मुद्दा बना हुआ है किसी चीज के लिए, है ना, मुद्दा बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है तो मतलब जो एक बेस है किसी चीज के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए, है ना, तो वही क्या होगा, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, जो एक द्वंद्व अराइज हो रहा है, जो दोनों के बीच में एक मतभेद अराइज हो रहा है, उस मतभेद के लिए यूज किया जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। सही है, समझ में आया, चल आगे बढ़ता है। नेक्स्ट दिया गया, ये तो यार याद होगा आप लोगों को, इससे आसान इडियम है ना मैं नहीं समझता होगा कोई, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का सेब है, सेब, सेब का क्या मतलब बेटा, तारा,
है ना, यहाँ पे तारे की बात कर रहा है, जिसे हम कहते हैं, आपने सुना होगा ना, एक इडियम सुनते हैं हम लोग क्या, कि ये बच्चा तो हमारी आंखों का क्या है, तारा है। याद रखने का बड़ा अच्छा सा फार्मूला है ना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, है ना, समझ रहे हो। यानी कहने का मतलब एप्पल ऑफ वन आई मीन्स वो कहीं ना कहीं सबके लिए कैसा होगा, लवेबल होगा, प्यारा होगा, ठीक है। तो यानी जो व्यक्ति बड़ा लवेबल है, बड़ा प्यारा है, जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसे लोग प्यार करते हैं, ठीक है, उसी के लिए यूज करते हैं क्या बेटा, एप्पल ऑफ वंस आई, अ लवेबल और डियरेस्ट वन, है ना। ऐसा व्यक्ति जिसको सब लोग क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जिसको सभी लोग अपनाने के लिए तैयार हैं। एक तरीके से आप हैं, जैसे सपोज करिए आपकी मैं बात करूं तो माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए आप क्या हैं, एप्पल ऑफ वंस आई, है ना, आंखों के तारे हैं, दैट इज। नेक्स्ट, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर कहां आएगा बेटा, एप्पल पाई ऑर्डर आता है वहां पर जहां चीजें कैसी, एक कहना चाहिए प्रॉपर सीक्वेंस में हो, है ना, एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो, उनके लिए इसको बेसिकली यूज किया गया क्या बेटा, एप्पल पाई ऑर्डर। अरे यार सीधी सी बात है, क्या एप्पल है, पाई है, ऑर्डर है, पाई हटाओ जरा, एप्पल और ऑर्डर का रिलेशन बनाओ, है ना, एप्पल रखे हुए सीक्वेंस में, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ना यार। पहले छोटा एप्पल, फिर बड़ा एप्पल, बड़ा एप्पल, है ना, इस तरीके में वो एप्पल पे आगे रखते चले जाओ तो वो कैसा लगता जाएगा, एक सीक्वेंस एक अच्छी सी दिखाई देगी, ठीक है। यानी प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। और यही सिचुएशन जो बनी हुई है, ये सिचुएशन कैसी होगी, वर्स्ट होगी या गुड होगी, गुड होगी। तो इसके सेंस हो सकता है, गुड स्टेज कह सकते हो, गुड कंडीशन कह सकते हो, हाँ, इन प्रॉपर सीक्वेंस कह सकते हो, ठीक है। किसके लिए यूज होगा, जल्दी बोलो फटाफट, एप्पल पाई ऑर्डर, है ना, एप्पल्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके रखा हुआ है, वो हमें अच्छा लग रहा है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एट डैगर्स ड्रॉन, ओफो बड़ा खतरनाक है भाई, डैगर्स ड्रॉन, है ना, कटारी खींच लेना, है ना, आ जाओ अब हम क्या खींचेंगे, कटारी खींचेंगे। कटारी कब खींचेगी बेटा, तलवारें कब खींचती हैं, जब दोनों के बीच में कैसे रिलेशन हो, अच्छे या बुरे, सीधी सी बात है। तलवारें तो तभी खींचेगी जब दोनों एक दूसरे से क्या रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे, समझ रहे हो बात। यानी जब तलवारें खींच रही है तो वो बात कर रहा है किसकी बेटा, दुश्मनी की। कैसी दुश्मनी, एक एक्सट्रीम लेवल पे, है ना, यानी एक कहते हैं ना जिसको हम लोग कहते हैं बड़ा ये मेरा कट्टर दुश्मन है, दैट इज, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, एट डैगर्स ड्रॉन। समझ में आई बात, ठीक है। तो यानी बिटर एनिमिटी, है ना, जहां पर हम कैसी शत्रुता रखते हैं, बड़ी कड़वाहट से भरी हुई, है ना। तुम भाई, हम लोग जनरल एक लैंग्वेज में बोलते हैं, आप ही बोलते हैं, बच्चों में तो ये बहुत दिखाई देता है, बोले आज या तो तुम नहीं या हम नहीं, दैट इज व्हाट, बिटर एनिमिटी, गॉट इट। और उसी के लिए इडियम आया क्या, एट डैगर्स ड्रॉन। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट, एट ईज, ईज, है ना, इजी, एट ईज, ईज किससे बना, ईज से बना वर्ड क्या हो सकता है, इजी, बड़ा सरल होना, है ना, सरलता से बात कर रहा है, सिंप्लिसिटी से बात कर रहा है, सही होने से बात कर रहा है, ठीक है। यानी जो कोई एक बड़े आसानी से काम करने की बात करे, आसानी से काम कौन कर सकता है, खुद सोचो यार। अब तुम पढ़ रहे हो, है ना, जब तुम पढ़ने लगे हुए हो तो तुम्हें बहुत सारी सिचुएशन फेस होती है, बड़े दुख दर्द हैं लाइफ में, और उन दुख दर्द को हम लोग लेके बैठ जाते हैं, तो क्या आसानी से पढ़ पाते हैं, नहीं ना। लेकिन अगर मैं अपने आप को उन दुख दर्द से परे कर लूँ तो मेरी पढ़ाई बड़ी आसानी से हो जाएगी। और वही सेंस दिया किसने बेटा, एट ईज ने, क्या कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा एक काम करना जो काम कैसे हो, विदाउट एनी पेन, बिना किसी दर्द के काम करने के लिए आता है। यानी जिसके अंदर कोई दर्द ही नहीं है, जिसके अंदर कोई चिंता ही नहीं है, बिना चिंता के, बिना दर्द के काम करना। और जो बिना चिंता और बिना दर्द के काम होगा वो कैसा होगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा, बड़ी सरलता से हम करते चले जाएंगे। आंसर मिल गया होगा दैट इज का, समझ में आई कहानी। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से सिचुएशन आती है, एक और इडियम देखते हैं, चलिए। एट वंस फिंगर एंड्स, उंगलियों पे होना, टिप्स पे होना, है ना, कहां होना बेटा, फिंगर्स एंड, यानी क्या ना, मतलब किसके, फिंगर के एंड पर होना। फिंगर का एंड क्या होता है, टिप्स, है ना,
टिप्स पे होना किसी चीज का। और टिप्स पे होने के लिए क्या यूज करते हो, बताओ जल्दी फटाफट। टिप्स पे है कोई चीज, तुम्हारी टिप्स पे है। सपोज करो अभी इडियम्स डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास के बाद में, इस सेशन के बाद में, हो सकता है ये इडियम्स आपके टिप्स पे हो जाए। और अगर टिप्स पे हो गए तो मतलब आपको इतने इडियम्स की नॉलेज कैसी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी या परफेक्ट होगी, खुद सोचो। कैसी नॉलेज होगी, परफेक्ट, कंप्लीट, राइट। तो यानी जहां हम कंप्लीट नॉलेज का सेंस लेते हैं, मेरे टिप्स पे रखी हुई चीजें हैं, ठीक है, यानी मुझे नॉलेज उसकी कम नहीं है। कैसी है बेटा, ज्यादा है। और जब ज्यादा नॉलेज की बात करता हूं तो यूज करता हूं एडवांस फिंगर सेंस। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट देखो, एट सिक्सेस एंड सेवंस। हाँ, ये बड़ा मजेदार है। और ये समझना ना, थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग है ना, किसी ना किसी एग्जाम में आता रहता है, तो देख लीजिएगा एक बार। एट सिक्सेस एंड सेवंस, क्या बड़ा आसान सा इडियम है, सिक्सेस एंड सेवंस। ऐसे देखोगे तो इसका मतलब ऐसे इसका अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। सिक्सेस एंड सेवंस, पहले क्या रहा है, सिक्स, फिर क्या रहा है, सेवन। ये तो परफेक्ट ऑर्डर है ना। कभी कभी परफेक्ट ऑर्डर अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, अच्छा नहीं लगा, ऐसे नहीं, इसको अपोजिट करके खड़ा करो, ठीक है। बस जहां ये काम हो गया वहीं लग गया क्या बेटा, एट सिक्सेस एंड सेवंस। यानी जहां पर चीजें एक परफेक्ट ऑर्डर में ना हो, जहां पर चीजें एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में ना हो, 1 के बाद 2 ना लिखा हो, 2 के बाद 1 लिखा हो, या 2 के बाद 4 लिखा हो, सीधा एक ऑर्डर ना हो, है ना। डिसऑर्डरली मैनर में जहां दिखाई दे वहीं पर यूज करते हैं क्या बेटा, एट सिक्सेस एंड सेवंस। सही है, चलिए आगे देखते हैं। एट स्टेक, क्या बोला बेटा, एट स्टेक। स्टेक किसको कहते हैं, दांव, है ना। एट स्टेक, दांव पे होना। कहते हैं ना यार, कि यार मेरे को तो ये काम करना है। क्यों करना है भाई, इसलिए करना है क्योंकि आज तो बस ये समझ लो कि इज्जत दांव पे लगी हुई है। मेरे को ये काम करना है, मेरे को अपना एनडीए का एग्जाम निकालना है क्योंकि मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। क्यों कहा भाई कि इज्जत दांव पे लगी हुई है, हैं? खुद सोचो, इज्जत दांव पे लगी हुई मतलब क्या हुआ। अगर मेरा एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मतलब खतरा ही खतरा है, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं ना, जान की बाजी लगा दूंगा, जान को मतलब एक तरीका दांव लगा दूंगा, जान का दांव लगा दूंगा। यानी जान को किस में डालूंगा बेटा, खतरे में डालूंगा। आई बात समझ में, ठीक है ना भाई। हमारे रेस्पेक्टेड जो सोल्जर्स हैं वो हमारी सीमाओं की बड़ी बहादुरी के साथ क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। उनकी लाइफ कैसी है, क्या वो इजी रहती है, नहीं। उनकी लाइफ हमेशा कहाँ है बेटा, एट स्टेक, दांव पे लगी हुई है। समझ में आई बात। यानी दांव पे लगी हुई मतलब उनकी जान हमेशा खतरे में है, ठीक है। तो एट स्टेक मतलब एट रिस्क और इनसिक्योर, जहां पर कोई सुरक्षा ना हो, हमेशा क्या हो बेटा, खतरा ही खतरा हो, ठीक है ना। तो एट स्टेक यूज किया जाता है किसके लिए, एट रिस्क, खतरे के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, 11वें घंटे में। कौन से घंटे में बेटा, 11 में। 12 बजे तक का वैसे तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग दिन में लेते हैं, बोले सर 12 बजे के बाद फिर 1 बज गया, चलो 12 ही पकड़ लेते हैं, यहीं से पकड़ लेते हैं हम लोग इसको, है ना, टाइम पकड़ लेते हैं, ऐसा समझिए 11 बजे, ठीक है। 12 से पहले कितने बजे बेटा, 11। लास्ट एक अटेम्प्ट यही तो रह रहा है उस टाइम पीरियड, उस AM और PM को खत्म होने में। अगर मैं इसको AM कर दूं तो 1 घंटा लास्ट है, PM कर दूं तो भी 1 घंटा लास्ट है। यानी जो भी काम हो रहा है इस 11वें घंटे में ही तो हो रहा है, ठीक है। मेरे को 12 बजे से पहले काम खत्म करना है, समझ रहे हो। और टाइम कितना हो गया, 11 बज गया। यानी अब कौन सा आवर लगा हुआ है, 11th आवर। कौन सा आवर लगा हुआ है, 11th। यानी अब मोमेंट आखिरी चल रहा है, अंतिम क्षणों में जिसके लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है ना। अंतिम क्षण यही तो है बेटा कि अगर 12 घंटे के अंदर काम करना था तो मैं 11वां घंटे तक नहीं कर पाया, अब इसमें करना है। जैसे ही इस ड्यूरेशन के बीच में तुम काम करने की बात कहोगे, तुरंत कह दोगे आई एम वर्किंग ऑन दिस एट द 11th आवर। आई बात समझ में नहीं आई। देखो इस सेशन में हम जो ये 20, 25, 30 मिनट अभी साथ रहे, इस सेशन में हमने अप्रोक्सीमेटली 16 इडियम्स को समझा, ठीक है। और
ये 16 इडियम्स के थ्रू हमने ये समझा कि कैसे इडियम्स के आंसर भी निकल आते हैं। तो आपको क्या लगता है, रटना जरूरी है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है ना। तो इस सेशन के थ्रू समझते रहिए और अपनी जो प्रिपरेशन है, जो ये सेगमेंट है उस आपकी प्रिपरेशन का, इडियम्स एंड फ्रेजेस का, इंग्लिश लैंग्वेज जीएटी पोर्शन का, इसको तैयार करते चले जाइए, ठीक है ना। बाकी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.